हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, आपकी स्टडी बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर। तो हमें आज जो टॉपिक पढ़ना है वो है आपका विस्तारवाद। किसका? आपकी ब्रिटेन की शक्ति का, ब्रिटेन की शक्ति का विस्तारवाद। आज हम देखेंगे विस्तारवाद की जो पॉलिसीज़ रही हैं, जो पॉलिसी रही हैं किसकी? ब्रिटेन की, ब्रिटिश कंपनी की जो पॉलिसीज़ रही हैं आज हम उनको देखेंगे। इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे? अपने विस्तारवाद को करने के लिए अगर बेसिकली देखा जाए तो 3 भागों में इसको बांटा जा सकता है। एक है आपका क्लाइव, एक है आपका वेलेजली और एक है आपका जो आखिरी व्यक्ति है जिसका नाम है डलहौजी। ठीक है, ये तीनों व्यक्ति ऐसे हैं जो कि अपनी पॉलिसीज़ के बिहाफ पर ब्रिटिश कंपनी का विस्तारवाद करेंगे, उसकी पावर को बढ़ाएंगे, उसकी शक्ति को बढ़ाएंगे, उसके एरिया को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्लाइव से। तो बंगाल में द्वैत शासन, ये किसकी सोच थी? ये सोच थी आपके क्लाइव की। ये किसकी सोच थी? क्लाइव की। इसका आधार क्या था? क्योंकि हमें कोई भी टॉपिक पढ़ना होगा तो उसका एक आधार लेके चलना होगा कि वो क्यों हुआ। तो आधार था इसका 1764 का युद्ध जिसका नाम था बक्सर का, बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर। तो बक्सर के युद्ध में ये चीज़ दिखाई दी कि अगर हम का मतलब ब्रिटिश, अगर ब्रिटिश सीधे बंगाल पे कैप्चर करते हैं तो यहाँ के लोगों का गुस्सा काफ़ी बढ़ सकता है। तो इस वजह से ब्रिटिश लोगों ने एक पॉलिसीज़ बनाई। उस पॉलिसी को क्या कहा? उस पॉलिसी को कहा द्वैत शासन। अब ये द्वैत शासन है क्या? क्वेश्चन आता है कि ये द्वैत शासन है क्या। तो द्वैत शासन का मतलब है कि एक ही जगह पर, मतलब ए जगह पर एक अलग व्यक्ति और उसी जगह पे दूसरा एक अलग व्यक्ति दो अलग अलग काम देखेंगे। मतलब बंगाल में 2 लोगों को अलग अलग काम दे दिए गए और वो काम थे, एक था प्रशासनिक और एक था वित्तीय। ठीक है, फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग लोगों को दे दिए गए। प्रशासनिक काम किसको दिया गया? ये दिया गया नवाब को, जो कि बंगाल का ही था, और जो फाइनेंस का काम था वो खुद ब्रिटेन की कंपनी ने लिया। अगर मैं सीधे फॉर्म में बताऊं, बहुत इजी फॉर्म में बताऊं कि आपका घर है और घर में आपके होते हैं 2 लोग, एक होते हैं आपके पापा और एक होती हैं आपकी मम्मी। ठीक, मम्मी के हाथ में रहता है फाइनेंस और फादर के हाथ में रहता है पावर, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपकी कोई भी गलती होगी तो आपको डांट कौन लगाएगा? पापा लगाएंगे। पिटाई कौन करेगा? पापा करेंगे। आपको कोई सलाह देगी तो पापा देंगे। तो आपका मतलब अगर आप ए हैं और बी हैं आपके घर वाले, या सी हैं, ये 3 भाई हैं, तो इनका अगर कोई गुस्सा होगा तो किसके खिलाफ होगा? पापा के खिलाफ होगा, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ होगा। इसका यहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं बनेगा। इस वजह से जो भी द्वेष होगा, जो भी बात होगी, वो सारी की सारी किस पे आएगी? जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा होगा उस पर। तो इसी वजह से यहाँ पे जो ब्रिटिश लोग हैं वो फ़ायदे में रहेंगे, उनको लाभ रहेगा, और जो बंगाल का नवाब होगा उसको अब घाटा होगा। क्यों? क्योंकि जो जनता का द्वेष है वो किसके खिलाफ आएगा? वो आएगा आपके नवाब के खिलाफ। इसी वजह से ये पॉलिसी को अपनाया गया कि अगर हम डायरेक्ट इस पर अपना अधिकार करते हैं तो हमें गुस्सा झेलना पड़ेगा, हमें यहाँ पे ऑफिसर्स नियुक्त करने पड़ेंगे,
हमें यहाँ का कल्चर नहीं पता, तो कल्चर जानना पड़ेगा, उसमें काफ़ी धन खर्च होगा, ऑफिसर्स को देने के लिए पैसे नहीं हैं, और जो दूसरी यूरोपीय कंपनियां हैं उनसे संघर्ष हमें बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसी वजह से दो चीज़ों में इसको बांट दिया गया, जिसको प्रशासनिक और वित्तीय डिपार्टमेंट कहा गया। इस चीज़ को अगर हम देखें तो ये 1772 तक चलेगी। ये कब तक चलेगा? 1772 तक चलेगा, और इसे फिर एंड में आके वारेन हेस्टिंग इसको क्या कर देगा? इसको समाप्त कर देगा। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा ये समाप्त कर दिया गया, और इम्प्लीमेंट कब किया गया? 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद। तो मैंने आपको बताया कि ये किसके द्वारा किया गया था? क्लाइव के द्वारा किया गया था। इसमें क्यों इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, तो मैंने उसके रीज़न बताया आपको। इसके फ़ायदे अगर देखे जाएं तो सीधे सीधे किसको फ़ायदे होंगे? ब्रिटिश की कंपनी को। इसको समाप्त किसके द्वारा किया गया? तो वो किया गया आपके वारेन हेस्टिंग के द्वारा। तो ये रही आपकी पहली विस्तारवाद की पॉलिसी, जो कि एक स्टेप माना जा सकता है पहला। अब मुख्य जो पॉलिसीज़ रहीं ब्रिटेन की, जो वहाँ की ब्रिटिश कंपनी थी, उसकी जो पॉलिसीज़ रहीं, उसमें सबसे पहले आता है सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस, जो कि किसकी थी? जो कि थी लॉर्ड वेलेस्ली की। किसके द्वारा की गई? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई, जिसका नाम था सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस। अब ये अगर हम देखें लॉर्ड वेलेस्ली का टाइम, तो वो है 1798। इसके बाद अगर हम एक चीज़ देखें कि इसकी सोच, इसकी जो विचारधारा है, वो यही है कि अब ब्रिटिश कंपनी का जो एरिया है, उसकी जो पावर है, उसको क्या करना है? उसको बढ़ाना है। ठीक। दूसरा क्वेश्चन आता है कि सहायक संधि थी क्या? सहायक संधि करके कौन कौन सी शर्तें उसमें रखी जाती थी? ये क्या लाभ दे रही थी और इसकी क्या हानियां थी? ठीक, तो ये हमें इसमें पढ़ना होगा। तो सबसे पहले अगर मैं सहायक संधि पे बात करूं कि ये क्या थी, तो एक सिंपल फॉर्म में मैं आपको बताऊं कि इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है दो या दो से अधिक राज्य जब एक दूसरे की सहायता करते हैं किसी तीसरी पावर से बचने के लिए, तो उसको बोलते हैं सहायक संधि। लेकिन इंडिया के सापेक्ष में ये चीज़ सही साबित नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बी कंपनी थी, मतलब ब्रिटिश कंपनी जो थी, वो ए कंपनी के साथ ही अगर करती थी तो उस पर कई सारी शर्तें रखती थी। इसीलिए यहाँ पे सहायक संधि का मतलब बदल जाता है। और सहायक संधि को अगर मैं यहाँ पे समझाऊँ तो अब हम यह कह सकते हैं कि ए स्टेट के साथ जब बी, मतलब ब्रिटिश कंपनी कोई भी सहायक संधि करती थी तो उसमें कुछ शर्तें होती थीं और जो शर्तें थीं वो काफ़ी अलग थीं। जैसे कि आप किसी सी स्टेट के साथ युद्ध करते हैं तो आपको उस जीते हुए एरिया में से कुछ एरिया बी को देना होगा, बाकी एरिया आप खुद रख सकते हैं। दूसरा पॉइंट था कि आप अपनी फौज में किसी भी दुश्मन सेना का व्यक्ति नहीं रख सकते। ठीक। तीसरा पॉइंट था कि आप कोई भी विदेश नीति बनाएंगे तो आपको हमें उसमें भागीदार बनाना पड़ेगा, आपको हमसे एडवाइस लेनी पड़ेगी। चौथी थी कि आपको अपने एरिया में हमारी सैन्य टुकड़ी रखनी होगी, जिसका खर्चा कौन देगा? उसका खर्चा देगा ए स्टेट। पांचवी शर्त थी कि आपको अपने दरबार में एक हमारा प्रतिमंडल दल रखना होगा, अपने दरबार में प्रतिमंडल दल रखना होगा।
और एक शर्त थी कि आप किसी के साथ भी अगर कोई अलायंस करते हैं तो आपको हमें बताना होगा और हम आपके किसी भी आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन आप अगर किसी के साथ अलायंस करेंगे तो आपको हमें सूचना देनी होगी और हम उस पर सहमति जाहिर करेंगे, तभी आप कर सकते हैं। तो ये शर्तें थीं किसकी? सहायक संधि की। ठीक है, अब इसका क्रियान्वयन जो होगा वो उसको हम देखेंगे। उससे पहले अगर हम देखें तो उसके लाभ देख लेते हैं। तो लाभ किसको होंगे? लाभ होंगे आपके ब्रिटिश कंपनी को। लाभ इस तरीके से होंगे कि लाभ के तरीके पे वो ये देख सकते हैं आप कि जितनी भी चीज़ें होंगी वो अब सारी की सारी ब्रिटेन की जो कंपनी है उसकी नज़रों के नीचे होंगी, उसके अधिकार के तहत होंगी। इसीलिए एक इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने कहा है कि जिन स्टेट्स ने सहायक संधि की उन स्टेट्स ने एक तरीके से अपनी सुरक्षा मोल लेके ये संधि की है ना। तो ये कहा गया। अब कुछ लाभ देख लेते हैं। तो इससे लाभों में हम ये देख सकते हैं कि जो देशी रियासत थी वो क्या हो जाएंगी? कमज़ोर हो जाएंगी। ब्रिटेन की कंपनी के सापेक्ष में रहेगा कि देशी रियासत कमज़ोर हो जाएंगी, कमज़ोर होंगी। दूसरा, जो धन की प्राप्ति है वो ब्रिटिश की गवर्नमेंट को, कंपनी को होगी, धन की प्राप्ति। और जो ए स्टेट्स हैं वो कमज़ोर होंगे धन के मामले में। फिर जो एक और यूरोपीय कंपनी थी जिसका नाम था फ्रांस, उसकी पावर कम होगी। आखिरी चीज़ ये कि जिस चीज़ के लिए ब्रिटिश कंपनियां आई थीं वो था उनका व्यापार। तो यहाँ पे व्यापार करने के लिए मार्केट उपलब्ध होगा, उनको मार्केट का एरिया ज़्यादा मिलेगा, उनको उपलब्धता ज़्यादा होगी। अब देखते हैं कुछ नुकसान। अब इसका नुकसान किसे होगा? इसका नुकसान होगा इंडिया के स्टेट्स को। ठीक, अब इंडिया के स्टेट्स को क्या नुकसान होगा? वो ये नुकसान होगा कि आपका धन वहाँ समाप्त हो जाएगा, दिवालिया हो जाएंगे। ठीक है, और विदेश नीति नहीं बना सकते, अब अधीन हो जाएंगे किसके? ब्रिटिश कंपनी के अधीन। तो ये हुए आपके फायदे और नुकसान। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि इस संधि को जो क्रियान्वित किया है जिस ऑर्डर में, उसको अगर हम देखें तो सबसे पहले किया है आपके, यहां लिखता हूं मैं, सबसे पहले किया है हैदराबाद, फिर उसके बाद किया है मैसूर, फिर उसके बाद किया है तंजौर, फिर उसके बाद किया है अवध, फिर उसके बाद किया है आपके पेशवा, फिर उसके बाद किया है बरार, फिर उसके बाद किया है सिंधिया, और उसके बाद किया है जोधपुर, जयपुर और मछेरी, बूंदी, भरतपुर। जोधपुर, जयपुर, बूंदी, भरतपुर, ये स्टेट्स हैं आपके जो कि क्या करेंगे? जो कि सहायक संधि पर साइन करेंगे। अगर मैं इसे साफ कर दूं, है ना, तो ये जो सहायक संधि पर साइन करेंगे वो होंगे आपके ये स्टेट्स। चलिए, अब मैं इनके कुछ ईयर लिख देता हूं, है ना। अगर मैं इसे और साफ कर दूं थोड़ा सा, ठीक है, अभी मैं सीधे सीधे लिख देता हूं। आपका जो सबसे पहला स्टेट होगा वो होगा आपका हैदराबाद, जो कि कब अपनाएगा? जो कि अपनाएगा इसको
1798 में 1798। फिर उसके बाद हो जाएगा, इस ऑर्डर में लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। फिर दूसरा हो जाएगा मैसूर 1799। फिर तीसरा है तंजौर अक्टूबर 1799। फिर उसके बाद हो जाएगा आपका अवध नवंबर 1799। फिर हो जाएगा, सॉरी यहाँ है 1801। फिर हो जाएगा पेशवा, आपका ये होगा दिसंबर 1802। फिर हो जाएगा आपका तंजौर, तंजौर हो गया, पेशवा हो गया। फिर हो जाएगा बरार, जो कि भोसले हैं वहाँ के, वो करेंगे इनके साथ। और ये होगा आपका दिसंबर 1803 में। मैंने जब हम मराठा पढ़ रहे थे तब बताया था भोसलों के साथ होगी। फिर हो जाएगा आपका सिंधियाओं के साथ, जो कि होगी आपकी फैब 1804 में। फिर होगा आपका जोधपुर। फिर होगा आपका जयपुर। फिर होगा आपका मच्छेरी। फिर होगा आपका बूंदी। और फिर होगा आपका भरतपुर। और कई भी ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने ये संधि अपनाई, ठीक है। तो ये मेन स्टेट्स हो जाएंगे। सबसे पहले आपका हैदराबाद रहेगा, ये काफ़ी बार पूछे जाती है। तो हम अगर छोटी सी नज़र डालें इस पूरे सेगमेंट पे जो सहायक संधि है उस पर, तो ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई? वेलिज़ली के लिए द्वारा स्टार्ट की गई। 1798 में ये वेलिज़ली आया और उसने फिर ये चीज़ें स्टार्ट की। सबसे पहला जो स्टेट था जिसने अपनाई थी वो थी आपकी हैदराबाद। फिर मैसूर ने अपनाया, फिर तंजौर ने अपनाया, फिर अवध ने अपनाया, फिर पेशवा ने अपनाया, फिर बरार के भोसलों ने अपनाया, फिर सिंधिया ने अपनाया, फिर जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी, भरतपुर। और इसके अलावा कई सारे स्टेट जिन्होंने ये सहायक संधि पर साइन किए। मैंने आपको सहायक संधि क्या होती थी वो बता दी थी, उसके क्या फ़ायदे थे वो बता दिए। फ़ायदे किसको रहेंगे? ब्रिटिश कंपनी को रहेंगे। हानि क्या होती थी वो बता दी थी, वो किसको रहेगी? इंडियन स्टेट्स को रहेगी, ठीक। तो ये सारी की सारी चीज़ें रहीं सहायक संधि की। तो हम ये कह सकते हैं कि सहायक संधि से वेलिज़ली के द्वारा काफ़ी एरियो में अपनी पहुंच, अपनी पकड़ बना ली गई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी किसके दृष्टिकोण से? आपके ब्रिटिश कंपनी के दृष्टिकोण से। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अब है हमारा दूसरी पॉलिसी जो कि है आपकी डलहौजी के द्वारा। डलहौजी की वो पॉलिसी रहेगी और इस पॉलिसी का नाम है आपका व्यंपगत सिद्धांत या आपकी राज्य हड़प नीति, ठीक है। इसको हम गोद प्रथा निषेध भी बोलते हैं। ये भी पॉलिसी इसी के अंतर्गत आती है, तो हम इसको भी देखेंगे। इसमें क्या है, इसकी जो बेस है अगर हम उस पर नज़र डालें तो हमें ये पता होना चाहिए। अगर मैं पिछले में एक पॉइंट छूट गया, एक आपका इंदौर का एरिया है, इंदौर का एरिया है। यहाँ के जो होलकर थे उन्होंने कभी भी सहायक संधि पर साइन नहीं किया। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट रहेगा कि होलकर ने कभी भी सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। यह है आपका डलहौजी की व्यंपगत सिद्धांत या राज्य हड़प नीति। इसमें अगर हम देखें कि डलहौजी का जो टाइम पीरियड है वो है 1848 से लेके 1856 तक का। ये डलहौजी का टाइम पीरियड है। और इसी टाइम पीरियड को अगर हम कहें कि ब्रिटिश काल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ये काल माना जाएगा।
इसी टाइम पीरियड में डलहौजी ऐसे ऐसे काम करेगा जो कि बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम है किसके दृष्टिकोण से, भारत के लिए। जैसे आपकी रेल है, ये सारी की सारी देन रहेगी डलहौजी की, है ना। तो उसकी कुछ पॉलिसीज ऐसी थी जिससे वो विस्तारवाद में भी अपना नाम करके जाएगा, जैसे कि आपकी व्यंपगत का सिद्धांत, आपका हड़प नीति जिसको हम कह सकते हैं। अगर इसी को क्लासिफाई करें तो डलहौजी की जो पॉलिसी हैं उनको 3 फेसेस में हम डिवाइड कर सकते हैं। 3 फेसेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो युद्ध के द्वारा उसने अपना एरिया बढ़ाया, एक उसने कुशासन का आरोप लगा के एरिया बढ़ाया, और एक उसने हड़प नीति के द्वारा, जो कि गोद निषेध थी, उसके द्वारा। हड़प नीति अर्थात गोद निषेध। ये 3 तरीके से उसने अपनी विस्तारवाद की चीजों को बनाया, उसको बढ़ाया। युद्ध के द्वारा हम पढ़ चुके हैं अपनी पिछली क्लासेस में, जो कि थी बर्मा और पंजाब के साथ उसने अपनी इंप्लीमेंट करी। कुशासन के आधार पर हमने देखा कि अवध के साथ उसने इंप्लीमेंट किया। अब आते हैं अपने गोद निषेध की पॉलिसी पे, जो कि इस चीज से हमारा टॉपिक है ना। इसमें देखेंगे हम कि उसने क्या क्या काम किए और क्या क्या चीज थी। ये अगर समझी जाए कि ये था क्या, तो ये नीति थी क्या, उसके बारे में देखें तो सबसे पहले अगर सिंपल फॉर्म में मैं आपको बताऊं कि प्राचीन काल से ही भारत में ये प्रथा चली आ रही थी कि कोई भी राजा अगर निसंतान है तो वो एक गोद लेकर बच्चे को क्या करता था, अपना उत्तराधिकारी बता देता था। ठीक है, क्या करता था, गोद लेके बच्चे को अपना क्या कर देता था, उत्तराधिकारी बता देता था। लेकिन डलहौजी ने इसको बैन कर दिया, इसको मना कर दिया कि अब आप नहीं ले सकते। और इसको ना लेने के लिए उसने 3 सेगमेंट में यहां के स्टेट्स को बांट दिया। 1, 2, 3 श्रेणियों में उसने उसे बांट दिया। पहली श्रेणी क्या थी कि पहली श्रेणी उसने बनाई कि वो जो स्टेट्स हैं जिन्होंने कभी भी ब्रिटिश कंपनी के साथ कोई भी साइन नहीं किए हैं किसी भी नीति पे, तो वो इस कानून से बाहर हैं। वो बाहर हैं जिन्होंने कभी साइन नहीं किया। दूसरी श्रेणी में वो स्टेट्स आते थे जो मराठा और मुगल के अधीन थे, लेकिन जो ब्रिटिश कंपनी थी उसके साथ उसने कभी समझौता किया था। तो वो कोई भी अगर उत्तराधिकारी ले रहे हैं, उत्तराधिकारी अगर बना रहे हैं, तो उसके लिए आप ब्रिटिश कंपनी से पहले एक समझौता पे साइन करवाएं और उसके बाद वो ले सकते हैं। ठीक है। और तीसरा था कि वो स्टेट्स जो कि पूर्णतः किसके अधीन थे, ब्रिटिश कंपनी के, मतलब उन्हीं के द्वारा बनाए गए थे, तो वो पूर्णतः बैन थे, वो ये नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये 3 स्टेट्स की फॉर्म में उन्होंने बांट दिया था और उसके ऊपर उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए थे। अब हम अगर देखें कि ये किस किस स्टेट में इंप्लीमेंट हुआ, तो सबसे पहले मैं थोड़ा स्क्रीन साफ कर लेता हूं। अगर मैं इसे साफ कर दूं, ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि किस किस स्टेट के साथ ये ट्रीटी साइन की गई है। तो सबसे पहला जो स्टेट होगा वो होगा आपका सतारा। सबसे पहला स्टेट कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सतारा। ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहला स्टेट जिसने हड़प नीति के अंतर्गत अपना स्टेट खोया वो कौन होगा, सतारा, 1848 में।
फिर दूसरा स्टेट हो जाएगा आपका जैतपुर, और उसी के साथ होगा आपका सबलपुर। ठीक, उसके बाद हो जाएगा आपका बघाट, उसके बाद हो जाएगा उदयपुर, उसके बाद हो जाएगा आपका झांसी, और उसके बाद हो जाएगा आपका नागपुर। ठीक है, तो ये स्टेट हो गया आपका 17 1848 में। फिर जैतपुर हो गया आपका 1849 में। एक मिनट, 1849। सबलपुर भी आपका 1849। बघाट हो जाएगा आपका 1850। उदयपुर हो जाएगा आपका 1852। झांसी हो जाएगा 1853, और नागपुर हो जाएगा 1854। तो जो ये नीति है आपकी, जिसको हड़प नीति का नाम दिया गया, यही सबसे ज्यादा बड़ा कारण बनेगा आपका किसका? 1857 की क्रांति का। अब ये क्या कारण बन जाएगा? ये बेस बन जाएगा किस चीज का? 1857 की क्रांति का। ठीक, ये क्या बन जाएगा? 1857 की क्रांति का बेस बन जाएगा। तो हमने इस पूरे टॉपिक में ये पढ़ा कि जो लॉर्ड डलहौजी था, उसका टाइम पीरियड था 1848 से 1856 का। उसने कई विस्तारवाद की नीतियों के तहत एक नीति अपनाई जिसका नाम था हड़प नीति। उसी को हम बोलते हैं गोद प्रथा निषेध नीति, और उसी को बोलते हैं व्यंपगत सिद्धांत। इसमें क्या होता था? इसमें कोई भी राजा किसी भी बच्चे को गोद नहीं ले सकता था। वो आपके किसी भी बच्चे को गोद नहीं ले सकता था, और उसके तहत ये पॉलिसी अपनाई गई थी। ठीक है, इसमें आपका 17 सबसे पहला स्टेट होगा, फिर उसके बाद जैतपुर होगा, फिर सबलपुर होगा, फिर बघाट होगा, फिर उदयपुर होगा, फिर झांसी होगा, फिर नागपुर होगा। यही सारे कारण रहेंगे जिसके अंतर्गत हम देख सकते हैं सहायक संधि और आपकी गोद प्रथा निषेध नीति, जो कि कारण बन जाएंगे 1857 की क्रांति के। उस टाइम के भी कुछ तात्कालिक कारण रहेंगे जो कि 1857 की क्रांति के मुख्य पॉइंट माने जा सकते हैं, लेकिन ये कारण भी उसमें इंप्लीमेंट करेंगे, उसमें आपके ऐड रहेंगे। ठीक है, चलिए फिर इसके अब हम क्वेश्चंस लगाएंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।